हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं AS 11, 12 एंड 13 को डिस्कस कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द अफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इज। ये बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के अफेक्ट को बताने वाला कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो वो है AS 11। ठीक है, आगे देखते हैं। AS 11 कहाँ अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है इन अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसीज। अगर फॉरेन करेंसीज में कोई ट्रांजैक्शन की जाती हैं तो उनकी अकाउंटिंग के लिए AS 11 बताता है कि कैसे की जाएगी। फिर ये बताता है कि अगर आपके फॉरेन ऑपरेशंस हो रहे हैं, अगर आप उनको ट्रांसलेट करना चाहते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तब ये कैसे डील करेंगे वो बताएगा हमें AS 11। फिर ये रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से। इसका मतलब ये तीन बातें लेकर के चलता है। फॉरेन करेंसीज के ट्रांसलेशन को लेकर चलता है, फॉरेन ऑपरेशंस की स्टेटमेंट्स को लेकर चलता है, और बात करता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। AS 11 रिक्वायर्स दैट एक्सचेंज डिफरेंसेस बी। ये कह रहा है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस आएंगे उसको आपको कैसे डील करना है, उसको आप लेकर के जाते हो P&L में। यहाँ पर दो कंडीशन रहती हैं। ये P&L में ट्रांसफर किए जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट रन के हो फिर या वो लॉन्ग रन के हो। बट ये कंडीशन रहती है लॉन्ग रन के लिए। शॉर्ट रन में तो आप ऑलवेज उसको P&L में ही ट्रांसफर करते हो, बट अगर ये लॉन्ग रन से रिलेटेड है तो वहाँ कंडीशन रहेगी कि अगर आपने कोई भी ऐसी बोरोइंग की थी जिसकी वजह से एक्सचेंज डिफरेंस आया है, अगर वो एसेट को खरीदने के लिए थी तो आप उसको एसेट में एडजस्ट कर दोगे। बट अगर आपने किसी अदर पर्पस के लिए की थी तो आप उसको अलग अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, तो आप उसको वहां पर रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। ठीक है, तो वहां ट्रांसफर करते हो। तो ये दो कंडीशन हमारी रहती है। फर्स्ट रहता है कि आप इसको P&L में ही ट्रांसफर करो, बट अगर आप P&L में नहीं करना चाहते तब ये दो कंडीशन आपके लिए रहेंगी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं जो AS 11 से रिलेटेड है। अगर ये टर्म्स हम समझ लेते हैं तो AS 11 हमें समझ आ जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से समझते चलते हैं। फर्स्ट है रिपोर्टिंग करेंसी। तो रिपोर्टिंग करेंसी क्या होती है? इज द करेंसी यूज्ड इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें और हम यहाँ पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस करेंसी में रिप्रेजेंट करेंगे, या हम रुपीज़ में करेंगे, तो जो रुपीज़ वो है वो हमारे लिए रिपोर्टिंग करेंसी है। ठीक है, अगर हम रुपीज़ में कर रहे हैं तो जो अदर करेंसीज होंगी, जो अदर वर्ल्ड में जितने भी करेंसीज हैं, उनको हम बोलेंगे फॉरेन करेंसी। ठीक है, रिपोर्टिंग करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसी है वो सब होती है रिपोर्टिंग करेंसी। फिर आता है क्लोजिंग रेट। जो ये क्लोजिंग रेट यूज किया जाता है, ये क्या है? ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जो बैलेंस शीट के टाइम पे होगा, उसको बोलोगे आप क्लोजिंग रेट। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस क्या है? अब जब आपने एक्सचेंज किया, जिस दिन आपने एक्सचेंज किया, मीन्स आपने कोई लेन देन किया है फॉरेन किसी करेंसी में, उसका उस टाइम पे जो रेट था, और जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी कर रहे हो उस दिन जो रेट है, उसमें जो डिफरेंस आएगा आप उसको बोल देते हो एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, एएस यही बताता है कि इस एक्सचेंज डिफरेंस से आपको कैसे डील करना है। उसके बाद आता है फॉरेन ऑपरेशंस। फॉरेन ऑपरेशंस क्या होता है कि हो सकता है आपकी, मीन्स हमारे इंडियन की कोई सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, जॉइंट वेंचर है या ब्रांचेज है फॉरेन में है, उनके साथ जो हमारी एक्टिविटीज रहेंगी उसको आप बोलते हो फॉरेन ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये एक ऐसे एग्रीमेंट होते हैं टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज एट ए फॉरवर्ड रेट। मतलब ये किसी फिक्स्ड रेट पर और फिक्स्ड डेट पर, रेट भी फिक्स हो जाती है और डेट भी फिक्स हो जाती है, जो आप फ्यूचर में अपनी करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद टू टर्म्स आती हैं। एक आती है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, एक आती है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। इंपॉर्टेंट है दोनों। देखिए, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या है? इज अ फॉरेन ऑपरेशन द एक्टिविटीज ऑफ विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। देखिए, इसको मैं बिल्कुल क्लियर करती हूँ, बिल्कुल इजी वे में। देखिए आप, जैसे अगर हमारी कंट्री है और हमारी जो एंटरप्राइज है उसकी ब्रांचेज हैं, अगर हमारी ब्रांच फॉरेन में भी है तो क्या होता है, जो फॉरेन में ट्रांजैक्शन होती हैं, हो सकता है कि हमारी जो हेड ऑफिस है, हमारी ब्रांच फॉरेन में है,
तो उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसके जो अकाउंट्स है वो हम ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो होती हैं यहाँ पे, एक डिपेंडेंट बोल सकते हो, एक इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। जो हमारी है मैं उसको इंडिपेंडेंट बोल रही हूँ, जो फॉरेन में है उसको डिपेंडेंट बोल रही हूँ। तो जो डिपेंडेंट में जो भी होगा, एक्टिविटी होंगी, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, उन सब की रिकॉर्डिंग का अफेक्ट हमारी ट्रांजैक्शंस पे भी पड़ेगा, उसको हम भी रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है वो भी उसको रिकॉर्ड करती है। इंडिपेंडेंट मीन्स हम जो हेड ऑफिस है हमारा, ठीक है, वो रिकॉर्ड करता है। तो इसका मतलब इसको ये बोलेंगे विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग कौन सी होगी? जो इंडिया वाली इंडिपेंडेंट है वो हो गई रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। अब वो सारे के सारे रिकॉर्ड रखती है किसके? डिपेंडेंट के, जो हमारी फॉरेन में है। तो जो फॉरेन में चेंजेस होंगे उसका अफेक्ट हमारे वाले अकाउंट्स में भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन आता है उसमें क्या होता है, जो ये डिपेंडेंट है और जो इंडिपेंडेंट है ये अलग अलग अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। जो डिपेंडेंट में हो रहा है उसका अफेक्ट इंडिपेंडेंट में नहीं पड़ता, बट बाद में हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। सभी को टोटल हम जा करके चेंज कर लेते हैं, बट वन बाय वन, डे टू डे कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, वो आते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में, नॉन इंटीग्रल में नहीं आते हैं। तो क्या कहता है, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन इज अ फॉरेन ऑपरेशन दैट इज नॉट एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद टर्म यूज होती है मॉनेटरी आइटम और एक होती है नॉन मॉनेटरी आइटम। देखिए मॉनेटरी क्या होती है? जो कि कैश में, मनी में हेल्ड होती है। एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। आप इसको बोल देते हो कि जो फिक्स्ड होती हैं वो, या फिर जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हो मनी में। ठीक है, कौन कौन सी हैं? जैसे कि कैश है, रिसीवेबल है, पेबल है। इसको एक अदर वर्ड भी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिसीवेबल एंड पेबल। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो आपको रिसीव्ड होंगे, जो अमाउंट आपको रिसीव होने वाली है वो, या जो अमाउंट आप पे करने वाले हो वो, उसको आप मॉनेटरी आइटम मानते हो। ठीक है, और जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होती हैं ये वो एसेट्स या लायबिलिटीज हो सकती हैं जो मॉनेटरी आइटम्स नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए ये कौन सी हो सकती हैं? फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है, इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हो सकती हैं। क्लियर? आगे है, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो क्या था, हमने कर लिया ये, टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है आगे। AS11 रिक्वायर्स दैट इन्वेंट्री बी कन्वर्टेड एट फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये कह रहा है कि जो इन्वेंट्री है आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हो। अभी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेटेड बताया गया है कि अगर आप उसको रिकॉर्ड करते हो, ट्रांसलेट करते हो, तो किस रेट पर करना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये होती किसी और डेट पे हैं, फिर हम बैलेंस शीट किसी और डेट पर बना रहे होते हैं। तो जब इनको ट्रांसलेट करना है अपने अकाउंट्स में तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ बताया है कि जो कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स का, ठीक है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स का, उसको कैसे करोगे? इज ट्रांसलेटेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी? एट द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट। जिस डेट पर हमने उस एसेट को परचेज किया है वही रेट हमें लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगर वो एसेट है जिसको हम फेयर वैल्यू पर रख रहे हैं तब हम कौन सी रेट लेंगे? तो जिस दिन की उसकी जो फेयर वैल्यू है उसी दिन की रेट। जब हमने, ये फेयर वैल्यू क्या होती है, इसको हम सिंपल समझ सकते हैं मार्केट वैल्यू की तरह। ठीक है, मार्केट वैल्यू है ये। तो जो मार्केट वैल्यू जिस दिन हमने उसका वैल्यूएशन किया है उसी दिन की रेट लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेंट्रीज के बारे में। इन्वेंट्रीज क्या बताता है? जब हमने इस इन्वेंट्री को खरीदने के लिए खर्च किए हैं पैसे। ठीक है, जैसे कि व्हेन दोज कॉस्ट वर इंकर्ड, बोला है यहाँ पर कि जब हमने उसके लिए कॉस्ट इंकर की है उसी दिन को, उसी दिन की एक्सचेंज रेट आपको लेनी है। अभी देखिए क्वेश्चन यही पूछ रहा था, रिक्वायर्स दैट इन्वेंट्री बी कन्वर्टेड एट फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये कब, कौन सी आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करना है? ये देखिए ऑन परचेज डेट रेट। जब हमने इसको परचेज किया मीन्स जब आपने इसके लिए कॉस्ट को इंकर किया वही आपको रेट लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसकी रेट वही ली। ठीक है, उसके आगे क्या था? द रिकवरेबल अमाउंट और रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट। जिस एसेट से हमें रिकवर होने वाली है अमाउंट इज ट्रांसलेटेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन द रिकवरेबल अमाउंट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू वाज डिटरमाइंड। जब आपने उस अमाउंट को डिटरमाइन किया था कि ये आपको मिलेगी, उसी टाइम की डेट पे जो रेट थी आप उसी को ले लो। ठीक है, ऐसा बोलता है ये। उसके आगे यहाँ पे नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस के बारे में बताया था कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं चाहे वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, ये नहीं देखना, बस उसको क्या करना है, क्लोजिंग रेट पर ही रिकॉर्ड कर देना है।
फिर आता है इनकम एंड एक्सपेंस, तो उसको कौन सी लेना है, रेट एट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन के टाइम पे रेट थी वो वाली लेनी है। और जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज या फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व की बात आए तो क्लोजिंग रेट पर लेनी है। बस इनको याद कर लेना, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि गुडविल को बताइए कौन सी रेट पर लेना है, तो हम बता देंगे क्लोजिंग रेट पर। बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं AS11 अफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू। ये कह रहा है कि कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। अभी हमने पीछे देखा था कि ये किसकी बात करता है, ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी की बात करता है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, ट्रांसलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डी। अभी देखिए यहाँ पे बताया भी है AS11 डज नॉट डील विद रीस्टेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट मतलब फिर से उसको बनाना और उसको चेंज करना, ये उसके बारे में नहीं बताता, हमें रीस्टेटमेंट के बारे में नहीं बताता, ठीक है। फिर है दिस स्टैंडर्ड डज नॉट स्पेसिफाई द करेंसी इन विच कंपनीज रिप्रेजेंट देयर बुक्स। ये उन करेंसी के बारे में भी नहीं बताता कि करंट कंट्री को अपनी बुक्स में कौन सी करेंसी पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ये वो नहीं बताएगा। मीन्स दिस स्टैंडर्ड डज नॉट स्पेसिफाई द करेंसी, ये करेंसी स्पेसिफाई नहीं करता है कि कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। ये ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये वो बता देता है, करेंसी के बारे में नहीं बताता। द स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन से भी डील नहीं करता। तो देखिए यही था हमारा यहाँ पे आंसर डी, ओके। आगे क्या है, दिस स्टेटमेंट डज नॉट डील विद, एक और रह गया, किससे नहीं करता, एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसीज बोरोइंग्स टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट इन इंटरेस्ट कोड। जो हमारी बोरोइंग्स आएंगी, करेंसी बोरोइंग्स, उनके बारे में भी डील नहीं करेगा, क्योंकि बोरोइंग्स की कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट क्या आती है, जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, ये नहीं बताएगा। इंटरेस्ट की कॉस्ट कौन बताएगा हमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 बताएगा, क्योंकि ये डील करता है बोरोइंग की कॉस्ट से, ठीक है। आगे है AS11 रिक्वायर्स दैट इनिशियल ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड बाय अप्लाइंग फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ। देखिए जब ट्रांजैक्शन होती है वो किसी और डेट पर होती है, बट जब हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो हमें पता है हमारा जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब हम लास्ट डेट मान लीजिए 31 मार्च को जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी बैलेंस शीट उस पर्टिकुलर डेट पर जो चेंजेस हो रही होंगी वो उसे ही रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि जब आप इनिशियल ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको कैसे करोगे, और 31 अगर मार्च को आप कर रहे हो बैलेंस शीट बना रहे हो तब कैसे करोगे। देखिए यहाँ दोनों ही बताया है। देखिए ये बताता है कि जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगी वो ऑलवेज रिपोर्टिंग करेंसी में होगी और स्पॉट रेट पर होगी, ठीक है। जो स्पॉट प्राइस या स्पॉट रेट होता है उस एट अ टाइम जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे मान लीजिए आज ट्रांजैक्शन हुई है और $1 हमारा 63 रुपीज़ के बराबर है, तो हम 63 रुपीज़ को ही उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ये होता है स्पॉट रेट, ठीक है। उसके बाद जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे या सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग अगर उसकी चेक करें तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए कंडीशन दी है, एक तो मॉनेटरी आइटम के बारे में बताएगा, एक नॉन मॉनेटरी आइटम के बारे में बताएगा। अगर मॉनेटरी आइटम है तो हमें ऑलवेज क्लोजिंग रेट पर ही उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है और हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पर राइट किया हुआ है उस एसेट को, तब हम क्या करेंगे, द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन हुई थी उस डेट की रेट को लेंगे, ठीक है। फिर वही है कि अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है बट अगर वो फेयर वैल्यू पर अगर हमने लिखी हुई है, तो जो जिस दिन हमने वो फेयर वैल्यू को देखा था उसी दिन उसी वैल्यू पर हम उसको डिटरमाइन कर लेंगे, उसी दिन की जो रेट होगी उसी पर, ठीक है। जिस दिन फेयर वैल्यू देखी थी मीन्स जिस दिन मार्केट वैल्यू चेक की थी उसको रीवैल्यूड किया था उसी दिन की रेट ले लेंगे। अगर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की जो रेट थी तभी वो वाली ले लेंगे। अगर वो मॉनेटरी आइटम है तो फिर हम क्लोजिंग रेट पे लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ से आई थिंक ये हो गया है हमारा, क्या आएगा आंसर यहाँ पर, इनिशियल ट्रांजैक्शन पूछा है तो इनिशियल ट्रांजैक्शन किस पे होती है, डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, ये उसी टाइम पे होती है, ठीक है। उसके आगे है AS11 रिक्वायर्स दैट मॉनेटरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट बी कन्वर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। अभी हमने पीछे किया है, यहाँ पर बोला है कि मॉनेटरी आइटम को किस रेट पर आप कन्वर्ट करते हो, तो ये आती है क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। देखिए यहाँ पर बोला था ना क्लोजिंग रेट, तो यही है वो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर, ठीक है। अब आता है हमारा AS12। AS12 क्या कहता है, रिलेट्स टू, ये किससे रिलेट करता है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। एक बताता है कि गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है वो आप उसको कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। विच काइंड ऑफ रिसिप्ट इज ग्रांट, जो ग्रांट वर्ड हम यूज करते हैं, गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज
और इंसेंटिव्स, ठीक है। तो जो हमें देती है ग्रांट, उस ग्रांट को आप कौन सी रिसिप्ट मानते हो, कैपिटल मानते हो या रिवेन्यू मानते हो? ये डिपेंड करता है कि आपको ग्रांट किस पर्पस के लिए मिली है और कैसे मिली है। तो आप इसको कैपिटल भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो और रिवेन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ ग्रांट। अगर ग्रांट है तो उसको, डोनेशन है उसको भी आप ग्रांट बोल सकते हो, या गिफ्ट, चैरिटी, किसके बराबर होती है, क्या होती है ये ग्रांट? यस, ग्रांट ना तो ये डोनेशन कहलाई जाती है, ना ये गिफ्ट होती है, ना ये चैरिटी होती है। क्योंकि जो ग्रांट होती है उसके बदले में गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ मोटिव रहता है, गवर्नमेंट हमसे कुछ चाहती है तभी वो हमें ग्रांट देती है, ठीक है। और अगर हमने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम ना किया तो वो हमसे ग्रांट वापस भी ले सकती है, उसको बोलते हैं रिफंड भी करवा सकती है। बट इन चीज़ों में रिफंड नहीं होता है, ग्रांट में होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे है नन ऑफ द अबव, ठीक है। देख लेते हैं आगे। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? द असिस्टेंस वॉज गिवन बाय गवर्नमेंट इन कैश और काइंड, चाहे वो कैश में मिल रही हो चाहे इन काइंड मिल रही हो हमें, विद सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। यहाँ पे ये वर्ड क्यों बोला है सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब ग्रांट देती है तो बिना मतलब ऐसे ही नहीं देती है, उसके साथ में कुछ ना कुछ कंडीशंस भी अप्लाई करती है, तभी वो हमें देती है, ठीक है। These do not include such grants from government which can't be measured reasonably। मतलब ऐसी कोई ग्रांट आप नहीं ले सकते हो जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, मतलब आपको गवर्नमेंट से कुछ ऐसा मिला है जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते हो, वो अदर किसी थिंग्स के साथ में कनेक्टेड था, तो आप उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बोलते हो, ठीक है। उसके आगे बताया है कि कब आप ग्रांट को रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स में, कब मान सकते हो। द एंटरप्राइज कंप्लाइज विद द कंडीशंस अटैच टू सच गवर्नमेंट ग्रांट। देखिए, जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है उसके साथ में कोई ना कोई कंडीशन तो लगाई होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ग्रांट मिल रही है कि आपको अपनी फैक्ट्री है वो बैकवर्ड एरिया में लगानी है, ठीक है, और अगर आपको बोला गया है बैकवर्ड में, अगर आप वहां लगाओगे तभी आपको ग्रांट मिलेगी, तो ये कह रहा है कि आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी तभी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल सकती है। उसके बाद देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी दैट एंटरप्राइज विल कलेक्ट सच ए ग्रांट। अगर आप वहां बैकवर्ड एरिया में वो फैक्ट्री लगाते हो तभी आपको ग्रांट मिलेगी और तभी आप कंफर्म कर पाओगे कि यस आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी, ठीक है। तो सर्टेनिटी भी वहां पर होनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें होती हैं, आपने कंडीशन फुलफिल कर दी है और आपको अब सर्टेनिटी हो गई है कि ग्रांट मिल जाएगी, तभी आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। आगे है गवर्नमेंट हैज गिवन अ फिक्स्ड एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट व्हाट वैल्यू इट शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एज पर AS 12। ये कह रहा है कि हमें ग्रांट मिली है, कैसे मिली है? वो फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट मिली है। जैसे मान लीजिए 10 लाख की एसेट अगर हम मार्केट से परचेज करने जाते तो हमें मिलती, हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती 10 लाख की, ठीक है, तब हमें एसेट मिलती, बट अभी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गवर्नमेंट ने। तो अब कह रहा है कि उसको आप अकाउंट्स में किस रेट पर दिखाओगे, अभी तो हमने उसके लिए कुछ पे भी नहीं किया, फिर भी हम उसको अकाउंट में शो करेंगे, वो करेंगे हम नॉमिनल वैल्यू पर। नॉमिनल को अगर इजी वे में देखें तो इसको आप बोल सकते हो नाम मात्र, मतलब जितना आपका मन करता है, चाहे आप उसको 1 रुपीज पर ही क्यों ना दिखाओ, चाहे 100 रुपीज पर दिखाओ, 1000 पर दिखाओ, आपकी मर्जी है। बट क्योंकि आपके पास वो एसेट आई है, आपके बिजनेस में यूज हो रही है, तो आपको बताना तो पड़ेगा कि आपकी एसेट की कुछ ना कुछ कॉस्ट तो है, चाहे वो 1 रुपीज हो, चाहे वो 100 हो, चाहे 1000 हो। उसी को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट से बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। उसके आगे है AS 12 रिक्वायर्स दैट गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड ऑन रिवेन्यू अकाउंट ऑफ जनरल पर्पस बी क्रेडिटेड टू। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है जो जनरल पर्पस के लिए, आप उसको रिवेन्यू नेचर का मानते हो, तो उसको आप ऑलवेज P&L अकाउंट में ही शो करते हो, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है जिसको आप कैपिटल पर्पस के लिए ट्रीट करते हो, तो आप उसको ऑलवेज शेयर होल्डर्स फंड मानते हुए शो करते हो बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है AS 12 रिक्वायर्स दैट गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड एज प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बी क्रेडिटेड टू। जैसे प्रोमोटर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया हो, इस तरह से आपको मिली है, तो आप उसको शेयर होल्डर फंड मानकर रिकॉर्ड करते हो। या आपको सीधा अगर ये ऐसा भी बोला जाए कि एज कैपिटल रिवेन्यू, आप सॉरी कैपिटल पर्पज हो गया आपका, आपको रिसिप्ट हुई है कैपिटल रिसिप्ट, तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तब भी हम यही बोलेंगे शेयर होल्डर फंड, ठीक है। और रिवेन्यू है तो P&L, ठीक है। आगे देख लेते हैं AS 13 आ गया है, वो क्या बोलता है, किससे रिलेट करता है? वो करता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ये बोला है आगे AS 13 डज नॉट डील विद, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि डील किससे करता है। एसेट्स आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज,
जो AS13 है हमने देखा ये है इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग से रिलेटेड। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? जो एसेट आपने किस पर्पस के लिए रखी है? फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड अक्रूवल्स। ऐसी कोई एसेट जो आपने कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं रखी है, मतलब बिजनेस करने के लिए नहीं ली है, बट आप उससे अर्निंग कर रहे हो डिविडेंड की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, अक्रूवल्स है कुछ, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो AS13 के अंडर। आप उसकी अकाउंटिंग को चेक करोगे, ठीक है। मतलब जो एसेट है वो आपके कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, तभी वो AS13 में आएगी, ठीक है। फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, जैसे आप बॉन्ड्स या फिर शेयर्स है उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आप ये मानकर चलते हो कि इन फ्यूचर उनके रेट बढ़ जाएंगे, तो क्या उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। फॉर आइदर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के बेनिफिट के लिए आप लेते हो उन्हें, तो इसको आप डालते हो AS13 में। उसके बाद आता है एसेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई ऐसी एसेट ली है जिसको आप एज ए स्टॉक इन ट्रेड, मतलब ट्रेड करने के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, तो आप उसको AS13 में नहीं लेते हो, ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे है कि AS13 किससे डील नहीं करता है, किससे नहीं करता? द बेसिस और क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पर तो मैंने बोला कि डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड अकाउंट्स इस पर्पस के लिए तो आप एसेट को लोगे, डील करेगा AS13, लेकिन यहाँ बोल दिया गया कि इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल अर्न्ड हो तो नहीं होगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, हमने AS9 में भी देखा था कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन था जिसमें इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल पर्पस के लिए वहां पे डाला हुआ था रेवेन्यू को। तो यहाँ पर एक बात क्लियर करें, यहाँ AS13 है ये बात करता है उस एसेट की जिससे ये अर्निंग होंगी। वो सिर्फ एसेट के बारे में बताता है कि एसेट को कैसे रिकॉर्ड करना है और एसेट से कैसे डील करेंगे, लेकिन ये नहीं बताता कि उनसे जो ये अर्निंग होगी उससे कैसे डील करना है। उससे कैसे डील करना है इन अर्निंग से, ये बताता है हमें AS9, ठीक है। वो कौन बताता है? AS9। क्लियर कर लें हम यहाँ पर बात कि ये जो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल की जो अर्निंग है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये ओनली एसेट को रिकॉग्नाइज करता है, ये एसेट के बारे में बताता है, मींस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है ये, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीजेस को ये इंक्लूड नहीं करता। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज, इनको भी ये डील नहीं करता। म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इनसे डील नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या था? AS13 डज नॉट डील विद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, करता है। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, करता है। अभी हमने देखा लीजिंग कंपनी से डील नहीं करता, ठीक है। आगे देख लेते हैं। AS13 रिक्वायर्स दैट करंट इन्वेस्टमेंट बी शोन इन बैलेंस शीट एट, ये कह रहा है कि करंट इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में किस रेट पर शो करना है। देखिए देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने दिखाया है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें पता है इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है करंट, एक होती है लॉन्ग, ठीक है। जो करंट इन्वेस्टमेंट होगी वो ऑलवेज आपको कैसे शो करनी है? लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। देखिए दो यहाँ पर वैल्यू है, एक है कॉस्ट, एक है फेयर वैल्यू। कॉस्ट और फेयर में से जो कंपेरिजन करेंगे, जो लोअर आएगी आपको उसी पर ही रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, उसी को ही कंसीडर करना है। उसके बाद बात आती है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में क्या आएगा? जो कॉस्ट है ना उसकी एट कॉस्ट उसी पर ही रिकॉर्ड कर लेना, कोई कंपेरिजन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था? करंट इन्वेस्टमेंट का पूछा था, तो लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, ये लोअर को ही देखता है करंट, और जो लॉन्ग टर्म आता है वो कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। फिर आगे ये टर्म्स आई है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो करंट इन्वेस्टमेंट, करंट का मतलब ये है कि आपने 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की है, आपको लगा कि आप सिर्फ 12 मंथ तक ही रखोगे फिर सेल कर दोगे, उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। बट आपने अगर 1 ईयर मीन्स 12 मंथ से ज़्यादा के लिए रखी है तो उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आप उसको रिक्लासीफाई करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म को आप शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो मीन्स करंट इन्वेस्टमेंट में, और करंट को आप लॉन्ग टर्म में, कोई भी कंडीशन हो सकती है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्लासीफाई, रिक्लासीफाई करना चाहते हो, तब आप किस रेट पर लोगे? तब हम कौन सी अमाउंट लेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड इट्स कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसमें भी आप कंपेरिजन करोगे और लोअर वाली को लोगे, ठीक है। और जब आप करंट से जाओगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तब आप क्या लोगे? तब भी वैसे ही लेना कौन सी है? लोअर। और अब क्या है यहाँ पर? कॉस्ट और फेयर वैल्यू को कंपेरिजन करोगे, ठीक है। करंट में आप क्या करोगे? कॉस्ट और फेयर को कंपेयर करोगे और लोअर को लोगे। और लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या करोगे? लॉन्ग टर्म से जब करंट में जा रहे हो
तब भी आप लोअर लोगे और कंपेरिजन किसका करोगे, कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट का। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सजेशन दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।